नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आर के ठाकरे। दोस्तों, आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो पूरी दुनिया में गरमा रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध की। 7 अक्टूबर 2023 को फिलिस्तीन ने इजराइल की जमीन पर एक के बाद एक 5000 मिसाइल छोड़कर इजराइल की जमीन को दहला दिया। यह हमला मानव इतिहास के हमलों में अब तक के सबसे घातक हमलों में से एक था। 7 अक्टूबर को ही इजराइल के ज्यूइश तोड़त पड़ते हैं। दोस्तों, ये तोड़त ज्यूइश धर्म की शिक्षा प्रदान करने वाला एक आधिकारिक मूल धार्मिक ग्रंथ है और माना जाता है कि बाइबल की रचना भी इसी तोड़त से हुई है। तो अपने सबसे पवित्र दिन पर फिलिस्तीन का हमला इजराइल सहन नहीं कर पाता और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर देते हैं और बारूद का जवाब बारूद से देते हैं। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन का ये युद्ध कोई 60-70 साल पुराना नहीं है। ये आग 2100 साल पुरानी है जो आज तक ठंडी नहीं हुई है। इस लड़ाई में इन 2100 सालों में ज्यूइश, क्रिश्चियन और इस्लाम कम्युनिटी के करोड़ों लोगों की हत्या हो चुकी है। इन तीनों ही धर्म का ये कहना है कि ये लड़ाई हमारे वजूद को जिंदा रखने के लिए है। ये लड़ाई हमारे आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए है। ये लड़ाई हमारे धर्म की लड़ाई है और उससे भी कहीं ऊपर ये लड़ाई हमारी सरजमी को हासिल करने के लिए है। तो आइए 2100 साल पुराने इतिहास को संक्षिप्त में समझते हैं। टॉपिक से बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। लिंक एक के बाद एक दूसरे से कनेक्ट रहेगी। देखने और सुनने में मजा आने वाला है और आपके मोबाइल का डाटा वेस्ट नहीं जाएगा, इसकी गारंटी मेरी है। बस आप लोग अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, चलते हैं 2100 साल पुराने इतिहास में 1000 ईसा पूर्व में। 1000 ईसा पूर्व ये वही समय है जब इजराइल की जमीन को किंगडम ऑफ इजराइल के नाम से जाना जाता था और यहाँ पे उस समय एक ही कम्युनिटी थी, ज्यूइश कम्युनिटी, जो ज्यूइज्म को फॉलो करती थी। इनके एक राजा थे जिनका नाम था किंग डेविड। किंग डेविड खुद ज्यूइश कम्युनिटी से आते थे और इन्होंने ही एक वंश की स्थापना की थी जिसका नाम था जुडैन वंश और इन्होंने इस जेरूसलम को ही अपनी कैपिटल डिक्लेयर करा। 1047 ईसा पूर्व के बाद जब इनकी मृत्यु हुई थी तब इनके ही बेटे किंग सोलोमन ने यहाँ पे आके राजगद्दी संभाली और इन्होंने जेरूसलम के पश्चिम दिशा में एक टेंपल की स्थापना करी जिसका नाम था टेंपल माउंट। इस टेंपल माउंट के पश्चिम दिशा में होने के कारण भी आज भी ज्यूइश कम्युनिटी के लोग पश्चिम दिशा की ओर फेस करके अपने खुदा की इबादत करते हैं। 460 साल बाद 500 ईसा पूर्व में जब बेबीलोनियन यहाँ पर आते हैं तो इस टेंपल माउंट के मेन एंट्रेंस गेट को और उसकी गुंबद को तोड़ देते हैं। लेकिन जब पर्शियन आते हैं तो वापस से इस मंदिर का निर्माण करवाते हैं। लेकिन जब बाद में रोमन का यहाँ पर आगमन होता है तो इस मंदिर को इतना तोड़ देते हैं कि बस इसकी एक दीवार ही बचती है और कई दिनों तक खूनी संघर्ष चलता रहता है और लाखों की तादाद में ज्यूइश कम्युनिटी को मारा काटा जाता है। ये वो पहला कारण था जब ज्यूइश को अपनी सरजमीन छोड़कर कहीं और शिफ्ट होना पड़ा था। जो ज्यूइश यहाँ पर बच गए थे उन्हीं ज्यूइश परिवार में से एक परिवार में जीसस ने जन्म लिया था। जीसस वैसे तो खुद ज्यूइश थे लेकिन उन्होंने अपनी खुद की टीचिंग और फिलोसॉफी से एक नए धर्म की स्थापना करी जिसका नाम था क्रिश्चियन और तेजी से लोग ज्यूइश से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे थे। लेकिन जब अपने ही धर्म के लोग किसी और धर्म को अपनाते हैं तो किसी को रास नहीं आता है। जो बचे हुए ज्यूइश थे उन्होंने जीसस को पकड़ के एक क्राइस्ट पे जिंदा ही लटका दिया और उनके दोनों हाथों और पैरों में बड़े बड़े कीले दाग दिए। जीसस ये दर्द सहन नहीं कर पाए और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इसी कारण से आज भी ज्यूइश को जीसस का हत्यारा माना जाता है और इस चीज के लिए उनको ब्लेम किया जाता है। रोमन के राजा किंग प्लेजियस कॉन्स्टेंटिनस की डेथ साल 306 में हो जाती है और फिर इन्हीं के ही पुत्र किंग कंटेस्टेंट द ग्रेट यहाँ पर राजगद्दी संभालते हैं और उनको क्रिश्चियनिटी इतनी पसंद आती है कि ये अपना धर्म परिवर्तित करके क्रिश्चियनिटी को अपना लेते हैं। और जब कोई राजा किसी धर्म को अपनाता है तो उसके प्रजा को भी वही करना पड़ता है और जो नहीं करता था उसका हाल क्या होता है हम अच्छी तरीके से जानते हैं। जो ज्यूइश अपना धर्म परिवर्तित नहीं करना चाहते थे तो वापस से अपनी सरजमीन छोड़कर यूरोप शिफ्ट होने लगे थे। ये वो दूसरा कारण बना था जब ज्यूइश को वापस से अपनी सरजमीन छोड़के कहीं और जाना पड़ा था। ये लोग यूरोप इसलिए जाते थे क्योंकि इजराइल से यूरोप थोड़ा पास में पड़ता था। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि हमने हमारी वीडियो की स्टार्टिंग में आपसे क्यों कहा था कि ये लड़ाई अपनी सरजमीन को हासिल करने के लिए है। रोमन के राजा कंटेस्टेंट द ग्रेट ने इस टेंपल माउंट की कुछ ही दूरी पर एक चर्च का निर्माण करवाया, चर्च ऑफ द होली सेपल्कर। ये वहीं पर बनवाया था जहाँ पे जीसस को मार दिया गया था।
दोस्तों अब यहाँ पे दो टेम्पल हो गए थे। एक टेम्पल माउंट जो किंग सोलोमन ने बनवाया था ज्यूइश लोगों के लिए, और एक चर्च ऑफ द होली सेपल्कर जो किंग कंटेस्टेंट ने बनवाया था क्रिश्चियन लोगों के लिए। ये वो वही समय है दोस्तों जब अरब में इस्लाम का उदय हो रहा था। साल 570 में सऊदी अरब के मक्का में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम था प्रॉफिट मोहम्मद। और प्रॉफिट मोहम्मद ने ठीक जीसस की तरह ही अपने खुद की टीचिंग और फिलोसॉफी चालू करी और एक नए धर्म की स्थापना करी जिसका नाम था इस्लाम, और लोग तेजी से इस्लाम को अपनाने लगे। कहा जाता है कि साल 660 में प्रॉफिट मोहम्मद को अल्लाह ने दर्शन दिए थे और अल्लाह ने जो जो बातें उनसे कही थी उन्होंने एक किताब में लिख दी, और ये किताब का नाम पड़ा कुरान। और प्रॉफिट मोहम्मद को पैगंबर हजरत मोहम्मद कहकर बुलाने जाने लगे। प्रॉफिट मोहम्मद को कैलिफ और खलीफा की उपाधि दी गई जिसका मतलब था लीडर ऑफ मुस्लिम ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। अपने जीवन के अंतिम दिनों में साल 632 में प्रॉफिट मोहम्मद जेरूसलम में आकर ही रुके थे और यहाँ पर वो अपने अल्लाह की इबादत करते थे। जहाँ पे वो इबादत करते थे उसी से कुछ ही कदम की दूरी पर एक पत्थर था जिस पे वो पैर रख के जन्नत को चले गए थे। इनकी मृत्यु के बाद नए खलीफा बने उमर, और उमर इनकी मृत्यु के 6 साल बाद साल 638 में इसी जेरूसलम में आए थे। और जिस पत्थर पे पैर रख के प्रॉफिट मोहम्मद जन्नत को गए थे वहाँ पर एक डूम ऑफ द रॉक बनवाया, और जहाँ पे ये इबादत करते थे वहाँ पे एक मस्जिद बनवाई जिसका नाम था अल अक्सा। अभी आपके दिमाग के घोड़े थोड़े दौड़ने लगे होंगे। अभी इजराइल पे जिस आतंकी संगठन ने हमला किया था उसी का ही नाम था अल अक्सा स्टॉर्म, जिसको लीड कर रहे थे मोहम्मद बीफ। बात यह कि अप्रैल 2023 को इजराइल के मिलिट्री ने इस मस्जिद की दीवार पर कुछ ग्रेनेड फेंके थे और जिसका जवाबी हमला हमास ने दे ही दिया। कहा था ना 2100 साल पुराना इतिहास है और लिंक एक के बाद एक दूसरे से जुड़ी रहेगी। दोस्तों यहाँ पर अब जो है 4 धार्मिक स्थल हो गए हैं। एक टेम्पल माउंट, दूसरा चर्च ऑफ द होली सेपल्कर, तीसरा डोम ऑफ द रॉक, और चौथा अल अक्सा मस्जिद। और मुस्लिम कम्युनिटी इस पूरे 37 एकड़ के एरिया को हरम अल शरीफ कह के बुलाते थे। अब इतिहास को थोड़ा आगे लेकर चलते हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट पे, 1914 से लेकर 1918। ये वो टाइम था जब ब्रिटेन अपने टेरिटरी को एक्सपांड करना चाह रहा था और इसी के तहत ब्रिटेन इजराइल पे भी कब्जा करना चाह रहा था, जिसका मेन कारण था सुएज कैनाल। ये सुएज कैनाल इजराइल और इजिप्ट से होकर निकलती थी और स्ट्रेटेजिकली ये रूट ब्रिटेन के लिए काफी इंपॉर्टेंट था क्योंकि ब्रिटेन अपने सारे ट्रेड शिपिंग के थ्रू इसी कैनाल के थ्रू करना चाह रहा था। ब्रिटेन ने यूएसएसआर और ज्यूज को अपने साथ मिलाकर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट लड़ी और ज्यूज को यह बोला गया कि अगर ये ब्रिटेन युद्ध जीतता है तो ज्यूज को उसकी सरजमी दिलाने में उसकी मदद करेगा, और होता भी यही है। जब ब्रिटेन ये युद्ध जीत जाता है तो पोलैंड और ईस्ट यूरोप में जो ज्यूज थे उनको धीरे धीरे इजराइल और फिलिस्तीन में इमिग्रेट कराना स्टार्ट कर देते हैं। जो ज्यूज की संख्या 1919 में मात्र 25 से 30 हजार थी वो 1936 तक आते आते 50 लाख तक पहुंच गई थी। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ जिसमें से एक थी यूनाइटेड नेशन, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि दुनिया में शांति कायम रहे। यूनाइटेड नेशन इजराइल के मसले को भी जल्द से जल्द हल करना चाह रहा था, इसलिए उसने एक कमेटी का निर्माण करा। इस कमेटी के थ्रू इजराइल को 3 भागों में बांटा गया, इजराइल, फिलिस्तीन और जेरूसलम। इजराइल को दिया गया ज्यूज को, फिलिस्तीन को दिया गया इस्लाम कम्युनिटी को, और क्योंकि जेरूसलम धार्मिक दृष्टिकोण से काफी सेंसिटिव था इसलिए यूनाइटेड नेशन ने इसे अपने पास ही रखा। इजराइल ने धीरे धीरे फिलिस्तीन के कई सारे हिस्सों को अपने कब्जे में ले लिया, इसलिए 1967 में पीएलओ का गठन हुआ, फिलिस्तीन लिबरल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि इजराइल ने जो जो जमीन फिलिस्तीन से छीन ली थी उसे वापस अपने कब्जे में करना। 1969 को पीएलओ के नए चेयरमैन बने यासिर अराफात, जिसने बैक टू बैक इजराइल पे कई सारे हमले करे। अब यहाँ पर एंट्री होती है उस आतंकी संगठन की जिसने इजराइल को आग की सेज पे रखा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमास की। तो क्या है ये हमास और इसका मकसद क्या है? मात्र 41 किलोमीटर लंबे और 10 किलोमीटर चौड़े गाजा पट्टी के हमास ने आखिर इतना आतंकी हमला कर कैसे दिया? कौन है इनके सपोर्ट में और कौन इनको इतनी फंडिंग प्रोवाइड करता है? आइए समझते हैं। हमास का फुल फॉर्म में हराकत अल मुकावामा अल इस्लामिया, इंग्लिश में मीनिंग होता है इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट और हिंदी में इस्लामिक प्रतिरोध का आंदोलन कहा जाता है। हमास एक पॉलिटिकल और मिलिटेंट फिलिस्तीन सुन्नी कम्युनिटी की एक आर्म्ड फोर्स है और इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1987 में और इसको स्थापित करा था शेख अहमद यासीन ने। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इस हमास में
27,000 लड़ाके हैं जिनको 6 रीजनल ब्रिगेड में बांटा गया है, जिसमें 25 बटालियन और 106 कंपनियां हैं। इनके कमांडर टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं। अभी जो कमांडर है जिसने 7 अक्टूबर 2023 को हमला करा था वो था मोहम्मद दीफ। हमास तब बना था जब फिलिस्तीन में इंतिफादा की शुरुआत हुई थी, जिसका मेन मकसद था इजराइल से वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूसलम और गाजा पट्टी को अपने कब्जे में लेना। इसके ज्यादातर लड़ाके जो है लेबनान से रिक्रूट होते हैं। लेबनान को एक तरीके से इनका हेडक्वार्टर मान सकते हैं। 1988 में इजराइल ने इतना आत्मघाती हमला इस लेबनान पर करा था कि एक ही साथ में 18,000 लोगों को मार गिराया। 1993 में ओस्लो आई अकॉर्ड करके एक एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसमें फिलिस्तीन और इजराइल को साथ में मिला के इस एग्रीमेंट पर सिग्नेचर कराए। इस एग्रीमेंट में यह तय हुआ कि इजराइल, गाजा पट्टी, ईस्ट जेरूसलम और वेस्ट बैंक को फिलिस्तीन को सौंपा जाएगा। लेकिन होता है इसका ठीक उल्टा। इजराइल एक इंच जमीन भी देने से मना कर देता है। लेकिन हमास इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। 2000 से लेकर 2005 तक उसने इतने आत्मघाती हमले करे कि हार मान के इजराइल को अपने कदम पीछे लेना ही पड़े और ये गाजा पट्टी का एरिया हमास को सौंपा गया। इसी बीच 2006 में फिलिस्तीनी अथॉरिटी के लिए चुनाव आयोजित हुए, जिसमें हमास को बहुमत मिली और वहीं दूसरे ग्रुप फतह को वेस्ट बैंक की सत्ता मिली। इस तरह फिलिस्तीन 2 राजनीतिक गुटों में बढ़ गया, जहाँ पे फतह चाहता था कि इस मसले को बातचीत से हल किया जाए, लेकिन वही हमास बंदूक की नोक पे इजराइल को झुकाना चाहता था। 2014 में हमास और इजराइल के बीच में 50 दिनों तक लड़ाई चली और इस लड़ाई में हमास की तरफ से 1462 लड़ाके और 2251 नागरिक की डेथ हो गई। वहीं इजराइल की तरफ से 67 सैनिक और 6 नागरिकों की हत्या हुई। हमास के बनने के 10 साल बाद 1997 में यूएसए ने इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया और इसकी सहमति में शामिल थे यूनाइटेड नेशन, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पैराग्वे और इजराइल तो था ही। ठीक इनके अपोजिट ब्राजील, रशिया, चाइना, कतर, अल्जीरिया, सीरिया और ईरान इसके सहमति में थे। इनका ये कहना था कि हमास के लोग एक फ्रीडम फाइटर है और अपनी सरजमी के लिए लड़ रहे हैं। मई 2021 में हमास ने फिर से 4000 रॉकेट की मदद से इजराइल का दिल दहला दिया। जाते कि ईरान को हमास का फुल सपोर्ट है और वो अंदर ही अंदर इसको अपनी फंडिंग प्रोवाइड करवाता है। मोसाद इजराइल की एक डेडली खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है इजराइल में आतंकवादी गतिविधियों को सर्विलेंस करना और उसको जड़ से खत्म करना। ये अपनी गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक में भी काफी माहिर है। तो आखिर ऐसा क्या कारण था कि दुनिया की सबसे खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी में से एक मोसाद हमास के इतने आत्मघाती हमले को भाप नहीं पाई? इसके 2 मेन कारण बताए जा रहे हैं, जिसमें से एक तो खुद प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ही है। मोसाद का ध्यान वेस्ट बैंक में हो रहे फिलिस्तीन और इजराइल की झड़प पर था। मोसाद को यह लग रहा था कि मई 2021 के हमले के बाद हमास कुछ दिन के लिए शांत रहेगा, लेकिन होता है ठीक इसका उल्टा। वहीं पर बेंजामिन नेतन्याहू की संसद में एक बिल पास किया जाता है, जिसका नाम था जुडिशियल ओवरऑल बिल। इस बिल के तहत सरकार जो भी फैसला लेती है उस पर जुडिशरी कोई इंटरफेरेंस नहीं करती। इसका मतलब ये है कि ये एक तरीके से तानाशाही की बात चल रही थी। इस बिल के प्रोटेस्ट के लिए लाखों की तादाद में लोग इजराइल की सड़क पर उतर आते हैं और यहाँ पे किसी प्रकार की कोई आतंकवादी गतिविधि न हो जाए, इसके लिए मोसाद का पूरा ध्यान इस प्रोटेस्ट पर ही था और इसका पूरा फायदा उठाया हमास ने। और मई 2021 के बाद वापस से 7 अक्टूबर 2023 को एक आत्मघाती हमला और कर दिया। हमास ने हमेशा ही प्रो की पॉलिसी अपनाई है, मतलब मेहनत करो, रेस्ट करो, फिर मेहनत करो, मतलब हमला करो, फिर शांत बैठ जाओ और फिर हमला करो। दोस्तों, युद्ध किसी भी देश के बीच में हो, उसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ता है। फिर चाहे वो रशिया यूक्रेन हो या फिर फिलिस्तीन इजराइल, रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है और उसकी सप्लाई कम हो जाती है। इकोनॉमी पे सीधा इसका असर पड़ता है। अभी दिल्ली में हुई G20 की मीटिंग में इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप कॉरिडोर की स्थापना की बात की गई थी, लेकिन अब लगता है इस युद्ध के बाद यह प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में भी जा सकता है। ये वीडियो अपलोड होते होते न जाने फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध और कहां तक जाएगा। क्या ये शांत हो सकता है या फिर बात आगे और बढ़ जाएगी? कुछ कह नहीं सकते।
1000 ईसा पूर्व से लेकर 2023 तक हमारी पूरी कोशिश रही कि हमने आपको इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में हर एक अपडेट देने की कोशिश करी है। ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक शेयर और एक सब्सक्राइबर हमें ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए और इंकरेज करेगा। मैं आपका दोस्त आर के ठाकरे आपसे विदा लेता हूँ। अपने माता पिता का सम्मान करें, घर के आसपास सफाई का बेहद ध्यान रखें, बिकॉज इफ इंडिविजुअल इज डेवलप्ड देन सोसाइटी विल ऑटोमेटिकली डेवलप। जय हिंद, जय भारत।